नमस्कार। अब हम देखेंगे राजा हर्षवर्धन और उनका साम्राज्य। यह वीडियो राजा हर्षवर्धन के कंप्लीट शुरू से लेकर बेसिक तक हर एक चीज के ऊपर आपको समझाने के लिए रहेगा। राजा हर्षवर्धन शुरू करने से पहले कुछ बातें राजा हर्षवर्धन के बारे में आपको पता होनी जरूरी है, जो मैं खुद आपको अपने हाथ से लिख के समझाऊंगा। उसके बाद हम इनका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राजा हर्षवर्धन, यूपीएससी में एक बार इनका समय काल पूछा गया है। 606 एडी से लेकर 647 एडी तक ये राजा रहे। 606 एडी से लेकर 647 एडी तक इनका टाइम फ्रेम है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन राजा हर्षवर्धन की डायनेस्टी पे आता है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है कि राजा हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से संबंधित थे, तो वो संबंधित थे पूषाभूति डायनेस्टी। पूषाभूति डायनेस्टी से संबंधित थे। यह पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है। इनके वंश को पूषाभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। पूषाभूति वंश या फिर वर्धन वंश के नाम तो भी जाना जाता है। राजा हर्षवर्धन की जो पहली कैपिटल थी, फर्स्ट कैपिटल थी, वो थी थानेश्वर। राजा हर्षवर्धन की जो पहली कैपिटल थी वो थी थानेश्वर। थानेश्वर कुरुक्षेत्र का सबसे पुराना नाम है। कुरुक्षेत्र का सबसे पुराना नाम है, यानी कि आज थानेश्वर हरियाणा में है। याद रखिएगा, ये जो कैपिटल है राजा हर्षवर्धन को इनके पिताजी से मिली, यानी कि इनके जो पिताजी थे, आगे जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उनके समय से पूषाभूति वंश की जो डायनेस्टी थी वो थानेश्वर थी। जब राजा हर्षवर्धन राजा बने, उन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल बनाया कन्नौज को। शिफ्ट कर ली इन्होंने अपनी कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज, या ये कह लीजिए अपनी दूसरी राजधानी बनाई कन्नौज। कन्नौज आज के समय पर यूपी में है और कन्नौज ही इनकी, याद रखने वाली बात है, मुख्य राजधानी थी, मेन कैपिटल थी। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है कि राजा हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल थानेश्वर से कहां शिफ्ट करी? कन्नौज, यूपी के अंदर, प्रेजेंट डे। इनके जो फादर हैं उनका नाम था, फादर हैं जो इनके, उनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, राजा हर्षवर्धन के फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्यों हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, आगे आपको समझ में आएगा। इनके एक बड़े भाई थे, एल्डर ब्रदर थे राजा हर्षवर्धन के, उनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। एल्डर ब्रदर का नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। हर्षवर्धन की एक सिस्टर थी, उनका नाम है राज्यश्री। सिस्टर का नाम था राज्यश्री, याद रखिएगा। राज्यश्री गेट मैरिड, राज्यश्री ने शादी करी। राज्यश्री ने शादी करी, किससे साथ शादी करी? गृहवर्म के साथ, गृहवर्मा के साथ, गृहवर्मा के साथ। अब गृहवर्मा जो थे, सुनने वाली बात है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोखेरी वंश के, MAUKHRI, मोखेरी वंश के राजा थे। मोखरी वंश कहता है कोई, मुखेरी वंश कहता है। मोखरी डायनेस्टी के राजा थे और मोखरी डायनेस्टी के राजा गृहवर्म के साथ हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने शादी करी। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर्सन जो आपको याद रखना है, राजा हर्षवर्धन के दरबार में एक चाइनीस यात्री आया था, एक चाइनीस ट्रेवलर आया था जिसका नाम था ह्यूंगसांग। ह्यूंगसांग, क्योंकि राजा हर्षवर्धन की सारी जिंदगी इन्हीं 5 लोगों के आसपास घूमती है, तो पूरा राजा हर्षवर्धन को समझने से पहले आपको उनके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ उनका क्या रिलेशन है, यह पढ़ना जरूरी है। एक चाइनीस यात्री आया था ह्यूंगसांग, यह याद रखिएगा। राजा हर्षवर्धन को अलग अलग समय पर अलग अलग टाइटल, उपाधियां दी गई। राजा हर्षवर्धन ਨੂੰ अलग अलग टाइम ते उपाधियां दी गई। बेसिकली राजा हर्षवर्धन ਨੂੰ 3 टाइटल दिते गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम। पहला ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
दैट इज योर परम सौगात। परम सौगात ये राजा हर्षवर्धन को दिए जाने वाला पहली उपाधि या टाइटल था। नेक्स्ट दूसरी उपाधि थी शीलादित्य। शीलादित्य ये उपाधि राजा हर्षवर्धन को खुद उस चाइनीस यात्री ह्यूंग सांग के द्वारा दी गई। इस बात का जिक्र ह्यूंग सांग के द्वारा लिखी गई किताब के अंदर मिलता है, वो हम आगे देखेंगे वो कौन सी किताब थी, शीलादित्य। तो ये टाइटल राजा हर्षवर्धन को ह्यूंग सांग ने अपनी किताब के अंदर दिया। तीसरी परमेश्वर, ये तीनों जो उपाधियां हैं इतिहास में राजा हर्षवर्धन को दी गई। तो ये मिनिमम डाटा है। अगर आपको पहले इतना समझ में आया, उसके बाद आगे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाला हूं, फिर समझ में आएगा। ये खुद आप अपने नोट्स पे लिख लीजिए। और अगर आपको राजा हर्षवर्धन का पीडीएफ नहीं मिला तो 9646810103 पे आप मैसेज कर सकते हैं। 9 से 4 के बीच में, सिर्फ 9 से 4 के बीच में, इसके बाद करेंगे तो सीधा ब्लॉक हो जाएंगे। 9 से 4 के बीच में अपने रजिस्टर्ड नंबर से। क्लियर जी, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस राजा हर्षवर्धन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ हिज लाइफ। पहला क्वेश्चन राजा हर्षवर्धन के टाइमलाइन पे, जो मैं आपको बता चुका हूं 606 एडी से 647 एडी। आज के पूरे लेक्चर में राजा हर्षवर्धन ने किस तरीके से अपने एरिया का फैलाव किया, कैंपेन किया, उनके राजनीतिक रिलेशन किन के साथ अच्छे थे, किन के साथ बुरे थे, उनके समय पर साहित्य का, आर्किटेक्ट का क्या रोल था, उनके समय पर शिक्षा के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या क्या काम हुआ, सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जैसे ही गुप्ता एम्पायर का अंत होता है, तो गुप्ता एम्पायर का जो अंत था वो पूषाभूति डायनेस्टी की स्टार्टिंग बनी। द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर was followed by the period of a political disorder and the discontinuity in North India। कि जैसे जैसे गुप्ता एम्पायर का अंत होता गया, नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब निरंतरता नहीं रही। पूरे नॉर्थ इंडिया जो था छोटे छोटे राजा महाराजाओं के बीच में टूट गया। वहां पर राजनीतिक तौर पर उन सबको साथ में लेकर चलने वाला कोई राजा नहीं था। यहीं से जन्म होता है पूषाभूति डायनेस्टी का। 7वीं शताब्दी के सेंचुरी में, इन द बिगिनिंग ऑफ 7th सेंचुरी, हर्षवर्धन सक्सीडेड एंड इस्टेब्लिश ए लार्ज किंगडम इन द नॉर्थ इंडिया। 7वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में राजा हर्षवर्धन का उदय हुआ और उन्होंने नॉर्थ इंडिया, जो छोटे छोटे राजे महाराजे कस्बों राजनीतिक विचारधाराओं में बटा हुआ था, उन सबको जोड़कर एक नॉर्थ इंडिया में विशाल साम्राज्य खड़ा किया 7th सेंचुरी के अंदर। एम आई क्लियर? अब ये 7th सेंचुरी कैसे बना? पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंचुरी कैसे निकालते हैं। 0 तो लेके 100 तक दे जेड़े एडी ने, इन्हां नूं फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी कहा जाता है। 101 तो लेके 200 तक दे जेड़े साल ने, एडी ईयर्स ने, ये बन जूगी सेकेंड सेंचुरी। जिमें ही 201 शुरू होगा 300 तक, एक किनवीं सेंचुरी बन जूगी, ये बन जाएगी 3rd सेंचुरी। क्लियर? उसके बाद 301 से लेकर 400 तक ये बन जाएगी 4थी शताब्दी। 401 से लेकर 500 तक ये बन जाएगी 5वीं सेंचुरी। 501 से लेकर 600 तक ये बन जाएगी 6ठी सेंचुरी। और जैसे ही 601 शुरू होगा 700 तक, तो ये कौन सी बन जाएगी? 7वीं सेंचुरी या 7वीं शताब्दी। तो राजा हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है 606 है, तो ये 7वीं शताब्दी के शुरुआत के अंदर है। तो अभी तक हमने 3 से 4 चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी। पहला, राजा हर्षवर्धन का समय काल 606 एडी से 647 एडी। किस वंश से संबंधित थे? पूषाभूति वंश से संबंधित थे, जिसको वर्धन वंश भी कहते हैं, वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं। राजा हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो थानेश्वर थी। थानेश्वर पुराना नाम है कुरुक्षेत्र का, प्रेजेंट डे हरियाणा।
बाद में उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से शिफ्ट करी या सेकंड कैपिटल बनाई कन्नौज यूपी में। फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन, बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन, बहन का नाम था राजश्री, जिन्होंने मोकरी वंश के राजा ग्रहवर्म से शादी करी। एक चाइनीस यात्री इनके दरबार में आता है ह्यूंग सांग, जिसको प्रिंस ऑफ ट्रैवलर भी कहते हैं। याद रहे, जो चाइनीस यात्री इनके दरबार में आया ह्यूंग सांग, इसको बोलते हैं प्रिंस ऑफ ट्रैवलर, यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ ट्रैवलर के नाम से भी जाना जाता है। 3 उपाधियां राजा हर्षवर्धन ने अपने समय काल में धारण करी। परम सौगात, शीलादित्य, परमेश्वर। शीलादित्य जो उपाधि है इनको ह्यूंग सांग ने दी अपनी किताब के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा कि पूषाभूति डायनेस्टी का जो उदय है वो हुआ इसलिए क्योंकि गुप्ता वंश के जब अंत था, पूरा नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत जो था, छोटे छोटे कबीलों, कस्बों में, राजनीतिक विचारधाराओं में बट गया था। और इन्हीं छोटे छोटे कस्बों को इकट्ठा करके राजा हर्षवर्धन एक महान उत्तर भारत में साम्राज्य बनाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि राजा हर्षवर्धन की जीवनी शुरू करी जाए, उनके बारे में पढ़ा जाए, यहां पर आप अगर एक मैप देख सके तो ये वो मैप है जिसमें यह दिखाया गया है कि राजा हर्षवर्धन ने कितना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये इनकी साउथ में आखिरी बाउंड्री थी नर्मदा रिवर तक। साउथ में इनका जो साम्राज्य था नर्मदा रिवर तक था। ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसके नीचे इनका कोई साम्राज्य नहीं था, इससे ऊपर ऊपर था, तो ये सारा नॉर्थ इंडिया हो गया। देखिए यहां पर क्या लिखा है कि उनका जो एम्पायर था एक्सटेंडेड, फैला हुआ था, पंजाब से लेकर नॉर्दर्न उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा तक, जिसमें हिमालयज आते थे और नर्मदा रिवर तक का सारा हिस्सा आता था। ये हिमालयज है यहां पर, दिस इज योर हिमालय, जिसमें नेपाल भी आएगा। क्लियर? और ये नर्मदा, साउथ में उनकी जो आखिरी बाउंड्री थी वो नर्मदा रिवर थी। अगर हम आज प्रेजेंट डे के हिसाब से बात करें कि सर कौन कौन से रीजन, केड़े केड़े खेते ने, केड़े केड़े एरिया ने जेडे डायरेक्टली राजा हर्षवर्धन के कंट्रोल च सीगे, केड़े सी? मॉडर्न डे राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार ਅਤੇ उड़ीसा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਐਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਮਰਾज्य ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇਰੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੈਰੀਫੀਰਲ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਿੰਡ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਸ਼ਮੀਰ। उरे तुसी देख सकते हो, दिस इज योर कश्मीर। क्लियर है जी? वल्लभी, वल्लभी गुजरात के पास है, यहां पर आपको दिखेगा, दिस इज योर वल्लभी। क्लियर? कामारूपा सिंध, सिंध यहां पर पाकिस्तान में, पंजाब के पास यहां पर। तो राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये तो डायरेक्टली उनके कंट्रोल में थे। नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में था। कश्मीर, सिंध, वल्लभी एंड कामारूपा, ऐसे बहुत सारे साम्राज्य, ऐसे बहुत सारे राजा थे जिन्होंने उनकी सोवरनिटी, उनका अधिकार डायरेक्ट मान लिया था। तो इस स्लाइड में एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकलता है कि उनकी जो आखिरी बाउंड्री थी दक्षिण में, साउथ के अंदर, वो नर्मदा रिवर तक थी। ऊपर से कश्मीर, हिमालय, ये सारा कश्मीर उनके अंडर था, हिमालय उनके अंडर था, और साउथ में जहां उनकी आखिरी बाउंड्री थी वो नर्मदा रिवर तक थी। क्लियर? बाद में उन्होंने कलिंगा को जीतने की कोशिश करी, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में बताया गया है ऐसे कौन कौन से मुख्य सोर्स हैं। सोर्स होता है जी तो पढ़ के सानू राजा हर्षवर्धन, पूषाभूति, नॉर्थ इंडिया दी जानकारी मिलती है, दैट इज कॉल्ड चीफ सोर्स। इतिहास दे वो मुख्य सोर्स जिहदे विचों राजा हर्षवर्धन के टाइम की सारी जानकारी मिलती है, वो केड़े केड़े ने? पहला है जी हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र एक बायोग्राफी है। हर्ष चरित्र एक की है? बायोग्राफी है। ये बायोग्राफी भान भट्ट ने लिखी। किने लिखी? भान भट्ट ने। भान भट्ट जेड़ा सी राजा हर्षवर्धन दा कोर्ट पोइट सी। की सीगा ओदा?
कोर्ट पोइट राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि सी। ਤਾਂ भान भट्ट ने राजा हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी, जीवनी लिखी, ਉਹਦਾ नाम की सी हर्ष चरित्र। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ राजा हर्षवर्धन किवें पैदा होया, ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਯਾਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਹਿਊਂਗ ਸਾਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਵਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਿਊਂਗ ਸਾਂਗ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਈ ਯੂੰਗ ਕੀ। ਇਹ ਹਿਊਂਗ ਸਾਂਗ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। साई यूंकी का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड। ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन के दरबार में ह्यूंग सांग जो था लगभग 8 साल तक रुका था। हर्षवर्धन के दरबार में ह्यूंग सांग जो था 8 साल तक रुका था। 635 एडी से लेकर 643 एडी तक लगभग 8 साल ह्यूंग सांग राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहा। उस दौरान उसने अपनी जो किताब थी स्वाई यूंकी के अंदर, जिसको रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज भी कहते हैं, पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड भी कहते हैं, उसके अंदर राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी, हर्षवर्धन के बारे में किताबें लिखी, नॉलेज दी उसके बारे में। तो दो जो मुख्य सोर्स हैं किताबों के रूप में जहां से राजा हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है, दैट इज हर्ष चरित्र, और हर्षवर्धन के बाद भान भट्ट ने लिखी हर्ष चरित्र, और उसके बाद ह्यूंग सांग ने लिखी स्वयं क्योंकि। क्लियर जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ और किताबें हैं जिससे राजा हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। राजा हर्षवर्धन जो खुद थे एक बहुत बढ़िया लर्नर थे, लिटरेचर पढ़ना लिखना उनका शौक था। ठीक है, तो राजा हर्षवर्धन ने खुद 3 प्ले लिखे। प्ले का मतलब क्या होता है, ड्रामा, नाटक। 3 नाटक लिखे। एक का नाम था रत्नावली, यहां पर नागनंदा, यहां पर, और प्रियदार्शिका। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो पिछली 2 स्लाइड से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि हर्ष चरित्रा किसने लिखी, भान भट्ट ने लिखी। भान भट्ट कौन था, राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। भान भट्ट की एक और किताब याद रखिएगा, कादंबरी। भान भट्ट के द्वारा लिखी गई एक और किताब आपको याद रखनी है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो भान भट्ट ने लिखी हर्ष चरित्र और दूसरी लिखी कादंबरी। ये एक लव स्टोरी है। ये दोनों किताबें भान भट्ट ने लिखी है। क्लियर। नेक्स्ट, इस स्लाइड से क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्रामा राजा हर्षवर्धन ने लिखा, रत्नावली, नागानंदा, प्रियदार्शिका, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजा हर्षवर्धन की क्रोनोलॉजी समझने के लिए, क्रोनोलॉजी क्या होता है कि जिमें पहला बच्चा बर्थ होगा, बच्चा जन्म लूगा, फिर बच्चा जिहड़ा हथियार चलाना सीखूगा, वैपन चलाना सीखूगा, ठीक है, राजपाट चलाना सीखूगा, हौली हौली राजकुमार बनूगा, आपदे पिता दे ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਊਗਾ, फिर जाके किते हो की बनूगा राजा। दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। इस तरीके से राजा हर्षवर्धन स्टेप बाय स्टेप अगे आया। राजा अशोक की जिहड़ी वीडियो है, मैंने तुहानूं मोर एम्पायर च दस्सिया सी कि एक चीज़ हुंदी है इनक्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन हुंदे ने पत्थर ते लिखी गई गल्लां, जिन्हां नूं शिलालेख या अभिलेख भी बोल देते हैं। शिलालेख कह दिता जाता है या फिर कह दिता जाता है अभिलेख। क्या कह दिया जाता है, शिलालेख या अभिलेख भी कह दिया जाता है। क्लियर है। तो राजा हर्षवर्धन के लिए 3 शिलालेख मिले हैं जो राजा हर्षवर्धन की जानकारी देते हैं। पहला शिलालेख है मधुबन शिलालेख या मधुबन इंस्क्रिप्शन। मधुबन इंस्क्रिप्शन यूपी में मिला है। और दूसरा इंस्क्रिप्शन है सोनपत इंस्क्रिप्शन। सोनपत आज के टाइम पे हरियाणा के अंदर है। और तीसरा जो इंस्क्रिप्शन है वो इंस्क्रिप्शन का नाम है बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन। बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन या शिलालेख ये भी कहां पर मिला है, यूपी के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं ये मधुबन का इंस्क्रिप्शन है प्यारे बच्चों।
ये सोनपत का इंस्क्रिप्शन है और ये बांसखेड़ा का इंस्क्रिप्शन है। बांसखेड़ा का इंस्क्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन के अंदर राजा हर्षवर्धन के सिग्नेचर पता चलते हैं। इन्हें आप दे उस शिलालेख ते खुद सिग्नेचर कितने सी, ये राजा हर्षवर्धन के सिग्नेचर है। तो कौन सी 3 इंस्क्रिप्शन है जो राजा हर्षवर्धन के इतिहास के बारे में बताती हैं? मधुबन इंस्क्रिप्शन जो कि प्रेजेंट डे यूपी में है, सोनपत इंस्क्रिप्शन जो हरियाणा में है, बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन यूपी में जिसमें राजा हर्षवर्धन के खुद के आपको क्या मिलेंगे? सिग्नेचर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख या अभिलेख में राजा हर्षवर्धन के स्वयं के सिग्नेचरों का उल्लेख मिलता है? बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन। ये जगह है बांसखेड़ा यूपी के अंदर, मधुबन, सब ये जगहें हैं, जैसे पानीपत, सोनीपत। क्लियर? एक रोचक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन है, बांसखेड़ा जो इंस्क्रिप्शन है, और एक जो दूसरी इंस्क्रिप्शन है यूपी की, दैट इज योर मधुबन इंस्क्रिप्शन। बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन एंड मधुबन इंस्क्रिप्शन, इन दोनों शिलालेख के अंदर राजा हर्षवर्धन को परम सौगात का टाइटल दिया गया है। किरी उपाधि ਦਿੱਤੀ गई है परम सौगात दी। ਆਪਾਂ स्टार्टिंग च पढ़िया सी ना कि राजा हर्षवर्धन ਨੂੰ 3 उपाधियां या 3 नाम दिते गए ने, टाइटल दिते गए ने, परम सौगात, शिलादित्य, परमेश्वर। ठीक है जी। तो जी परम सौगात है, ये नाम बांसखेड़ा ते मधुबन इंस्क्रिप्शन च। आई होप इन्नी गल क्लीयर होगी। नैक्सट अगे बढ़ते। नैक्सट हुण क्वेश्चन हुंदा है राजा हर्षवर्धन की अर्ली लाइफ, शुरू की लाइफ किवें निकली। ठीक है जी। कहते जी द फाउंडर ऑफ द फैमिली ऑफ हर्षा वॉज द पूशाभूति। पूशाभूति हर्षवर्धन के परिवार का सब तो पहला फाउंडर सी, यानी कि पूशाभूति उस बंदे का नाम है जिन्हें राजा हर्षवर्धन के परिवार की नींह रखी। ठीक है जी। पूशाभूति परिवार का जिहड़ा सब तो पहला मशहूर राजा होया है, ठीक है, वो खुद राजा हर्षवर्धन के पिता जी सी। पूशाभूति परिवार का जिहड़ा पहला सब तो फेमस किंग होया है, उरे देखो, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पूशाभूति डायनेस्टी वॉज प्रभाकर वर्धन। एंड प्रभाकर वर्धन खुद कौन है? राजा हर्षवर्धन का फादर, राजा हर्षवर्धन का फादर। वापिस चलते हैं अर्ली लाइफ च असीं पढ़ रहे हैं कि राजा हर्षवर्धन का जिहड़ा वंश सी पूशाभूति, वो कित्थों शुरू होया? पूशाभूति नाम के एक व्यक्ति तो शुरू होया। ते पूशाभूति वंश का जिहड़ा सब तो पहला महान राजा या फेमस राजा होया सी, वो राजा हर्षवर्धन के पिता जी सी, प्रभाकर वर्धन। हुण जिहड़ा आह पूशाभूति है, जिन्हें पूशाभूति वंश की नींह रखी, ये कित्थों रखी गई? लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। पूशाभूति वंश की नींह रखी गई, पूशाभूति नाम का जिहड़ा व्यक्ति सी, ओह गुप्ता दे राज दे विच एक फेडिटोरियस सी। फेडिटोरियस का मतलब हुंदा है उच्ची पदवी का बंदा, मंत्री। मतलब जब भारत के उत्ते गुप्तास का राज हुंदा सी, उस समय गुप्ता के अंडर एक मंत्री हुंदा सी, उस मंत्री का नाम सी पूशाभूति। जब पूशाभूति ने देखा कि गुप्तास कमजोर हो रहे ने, तब पूशाभूति ने नॉर्थ इंडिया दे विच आपदा एक इंडिपेंडेंट साम्राज्य कायम कर लिया। पूशाभूति तो बाद प्रभाकर वर्धन आएंगे, प्रभाकर वर्धन तो बाद राजा हर्षवर्धन का अगला, राजा हर्षवर्धन का बड़ा भाई आऊगा राज्यवर्धन, ते फाइनली हर्षवर्धन। इस स्लाइड नूं ध्यान नाल समझो, जोर इसलिए दे रहा क्योंकि उड़ो ही हर्षवर्धन की जीवनी शुरू हो रही है। पहला क्वेश्चन, पूशाभूति वंश के फाउंडर खुद पूशाभूति सी। पूशाभूति जिहड़े सी गुप्तास दे दरबार दे विच एक फेडिटोरियस सी, एक मंत्री सी, उन्हां दे अंडर काम करदे सी। जद गुप्तास दे उत्ते हुनास दा हमला होया, जद गुप्तास दे उत्ते हुनास कबीले दा हमला होया, ये मैं इहदे बारे तुहानूं पहला भी दस्सिआ है। हुनास कबीला कहंदा है, कोई इहनूं हंस कबीला कहंदा है। यह एक जंगली कबीला है। इस कबीले नूं असीं तुर्को मोंगलो कबीला भी कहने। किहड़ा कबीला कहने? तुर्को मोंगलो कबीला भी कहा जाता है। यह कबीला इन्ना ज्यादा खतरनाक हुंदा सी
ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਤਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁਨਾਸ ਜਾਂ ਹੁਨ ਕਬੀਲਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਹੁਨ ਕਬੀਲਾ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਪਤਾਸ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਗੁਪਤਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਸ਼ਾਬੂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਗੁਪਤਾਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਪਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਂ ਪੂਸ਼ਾਬੂਤੀ ਨੇ ਪੂਸ਼ਾਬੂਤੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਧਨ ਵੰਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਨਾਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, पिंक कलर कह लो या डार्क पिंक, जो भी है ये हुनास कबीला है या हुन कबीला है। हुन कबीला जिहड़ा है रोमन एम्पायर दे बिल्कुल उपर हुंदा सी, तुर्की कोले, मिडल एशिया दे विच, यूरोप कोले। तां इह इन्ना खतरनाक हमला करदा सी, पर्सियन एम्पायर इराक ईरान तो हुंदा होया सीधा इंडिया च आ वजदा सी। इहने ही गुप्ता वंश नूं खत्म कीता। कदे कदे क्वेश्चन आंदा है गुप्ता वंश दे अंत दा कारण किहड़ा सी? हुनास कबीला। नेक्स्ट, मैं दस चुकिया पूशाबूती वंश का पहला फेमस राजा सी प्रभाकर वर्धन। ते प्रभाकर वर्धन ने आपकी जिहड़ी राजधानी है थानेश्वर बनाई। थानेश्वर पुराना नाम है कुरुक्षेत्रा दा, नॉर्थ ऑफ दिल्ली, दिल्ली के उत्तर दे विच है। ठीक है। ते प्रभाकर वर्धन ने 2 उपाधियां धारण कीतियां। उरे प्रभाकर वर्धन की गल हो रही है। पहली उपाधि धारण की महाराजा अधिराज, दूसरी उपाधि जिहड़ी धारण की परमा बटकर। परमा बटकर है, तुसी चाहे इहनूं छड्डना चाहो छड्ड सकदे हो। की याद रखांगे कि पूशाबूती परिवार का पहला महान राजा प्रभाकर वर्धन सी, जिन्हें थानेश्वर नूं अपनी राजधानी बनाया ते टाइटल अडॉप्ट किया महाराजा अधिराज। प्रभाकर वर्धन की डैथ होने तो बाद प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा या हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन सत्ता दे विच आया, केम टू द थ्रोन, राजगद्दी ते बैठा। यानी कि वर्धन वंश का, पूशाबूती वंश का अगला राजा बनया राज्यवर्धन, जिहड़ा कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई सी। ही हैड टू फेस प्रॉब्लम्स राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज एक्सेशन। कहंदे जी राज्यवर्धन जिवें ही राजगद्दी ते बैठा ते राजगद्दी ते बैठन दे सार ही उन्होंने बहुत सारिया प्रॉब्लमां का सामना करना पिया। की सामना करना पिया? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮੋਕਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗ੍ਰਹਿਵਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿਵਰਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੂ, ਉਰੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ। ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਵਰਧਨ ਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੋਕਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗ੍ਰਹਿਵਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। क्लीयर। चलो मैरिज कर ली, कोई दिक्कत नहीं। हुण 2 राजा ने, एक राजे का नाम है देवगुप्ता, एक राजे का नाम है दैट इज योर देवगुप्ता। देवगुप्ता जिहड़ा है मालवे का राजा है। देवगुप्ता कित्थे दा राजा है? मालवे का। मालवे दे विच इह कन्नौज इहदी राजधानी है। ठीक है जी। हुण ध्यान नाल देखो कि राजा हर्षवर्धन कन्नौज क्यों गया। देवगुप्ता एक राजा है जिहड़ा कि एक मालवे का राजा है, मालवे दे विच कन्नौज इहदी राजधानी है। एक दूजा राजा है शशांका। शशांका उस समय बंगाल का राजा है। दोनों ने मिलके राजश्री दे घर वाले गृहवर्मन नूं मारता, उहदी हत्या करती। ध्यान नाल समझो, पिता की मृत्यु हो गई प्रभाकर वर्धन की, बड़ा बेटा राज्यवर्धन जिहड़ा राजगद्दी ते बैठा। ठीक है। उन्हां दी भैन राजश्री ने मोकरी वंश के राजा गृहवर्मन दे नाल ब्याह कर लिया। देवगुप्ता जिहड़ा कि मालवे का राजा है, मालवे का राजा जिहदी राजधानी कन्नौज है, ते शशांका जिहड़ा बंगाल का राजा है, दोनों ने मिलकर गृहवर्मन नूं किल करता। हुण जद इह गल राजवर्धन नूं पता चली, ठीक है, भी मेरे भैन दे घर वाले नूं मारता, वो कहना मैं दोनों नूं नहीं छड्डदा, दोनों नूं कुੱਟੂ, दोनों नूं मारूं। किनूं किनूं? देवगुप्त नूं भी मारूं ते शशांका नूं भी मारूं। ते राज्यवर्धन ने एक बड़ी आर्मी लिती। ठीक है। ते चढ़ाई करती किहदे राजे के खिलाफ? किंग ऑफ मालवा, मालवे के राजे के खिलाफ। एंड राउटेड हिज आर्मी, ते उहदी आर्मी नूं नेस्तो नाबूद करता। राज्यवर्धन ने एक बड़ी आर्मी लिती मालवे के राजा देवगुप्ता के खिलाफ
युद्ध छेड़ता ते उहदी आर्मी नूं नेस्तो नाबूद करता। इस तो पहला कि राजवर्धन जिहड़ा आपदी राजधानी वापिस आ पांदा, आपदे घर वापिस आ पांदा, रस्ते दे विच शशांका कौन है जिहड़ा बच गया, एक राजा बंगाल दा, उहने धोखे दे नाल राज्यवर्धन नूं किल करता। ठीक है जी, पिठ ते वार करना, ट्रैचरसली दा मतलब हुंदा है साजिश रच के। हुण पिक्चर च 4 बंदे सी, प्रभाकर वर्धन जी मर चुके ने, राज्यवर्धन है, दूसरा हर्षवर्धन है, ठीक है, मालवे का राजा है देवगुप्ता, बंगाल का राजा शशांका। देवगुप्ता ते शशांका ने मिलके ग्रहवर्मन नूं मारिया, राजवर्धन दोनों के खिलाफ लड़न गया, उत्थे जाके उन्हें मालवे के राजा देवगुप्त की आर्मी हराती। जब वापिस आन लग्या धोखे दे नाल साजिश करके बंगाल के राजा शशांका ने उन्होंने मारता, यानी कि उरो राज्यवर्धन भी खत्म हो गया, उरो राज्यवर्धन की भी की होगी, डेथ हो गई। जिमें ही राज्यवर्धन की डेथ हो गई, हुण गद्दी ते बैठूगा खुद राजा हर्षवर्धन। ठीक है जी, जब राज्यवर्धन की डेथ होई, दूरे राज्यवर्धन की डेथ हो गई, उन्हां दी भैन जिहड़ी राजश्री है वो कहती हुण मैनूं कोई नहीं बचा सकता, मेरा हसबैंड ग्रहवर्मन भी मर गया, मेरा बड़ा भाई राज्यवर्धन भी बट गया, मर गया, तो राजश्री भज के जंगलों च चली गई। ते पिछों राजा हर्षवर्धन ने आपदे ब्रदर ते मरण तो बाद थानेश्वर दे विच आपदा जिहड़ा सी तिलक ग्रहण किया, तिलक यानी कि राज तिलक ग्रहण किया ते सत्ता ते बैठ गया। हर्षवर्धन ने राजा बनते ही सब तो पहला काम की किया कि मेरी जिहड़ी सिस्टर जंगलों च चली गई है उन्होंने बचाया जाए। ठीक है जी, ते जिहड़े मेरे ब्रदर इन लॉ यानी कि मेरी सिस्टर दे हसबैंड नूं जिन्हां बंदियां ने मारिया उन्होंने मौत के घाट उतारिया जाए। ये हर्षवर्धन के पहले 2 एम सीगे। तां वो सब तो पहला अपनी सिस्टर नूं बचांदा है, कहंदे ने जी जंगल दे विच ओहदी सिस्टर आपदे आप नूं अग लाण वाली हुंदी है, इमोर्टल हरसैल्फ यानी कि आपदे आप नूं सवाह करन वास्ते तैयार हुंदी है, ते पिछों आके हर्षवर्धन आपदी सिस्टर नूं बचा लैंदा भी नहीं भैणे आपां इह काम नहीं करना। क्लीयर होगी गल। उस तो बाद वो आपदा जिहड़ा है फैलाव शुरू करता है, फैलाव मतलब आपदी लड़ाइयां शुरू करता है। इन हिज फर्स्ट एक्सपीडिशन, आपदी पहली लड़ाई दे विच हर्षा ड्रॉव आउट शशांका फ्रॉम द कन्नौज। आपदी पहली लड़ाई दे विच राजा हर्षवर्धन ने जिहड़ा बंगाल दा राजा सी शशांका, उरे देखो बंगाल दा राजा सी शशांका, ओनू कन्नौज तो भजाता। कित्थों भजाता? कन्नौज तो भजाता। क्लियर। इन हिज फर्स्ट एक्सपेडिशन हर्षा ड्रॉव आउट शशांका फ्रॉम कित्थों? कन्नौज तो। दोनों कट्ठे होकर बैठे सी कन्नौज दे विच, ते जिवें ही कन्नौज तो भजाया तां कन्नौज राजा हर्षवर्धन की नवीं राजधानी बन गई। ते इस राजधानी दे विच इन्ना पैसा इन्ना व्यापार सी कि जिहदे करके ये बहुत ज़्यादा की हो गया, पावरफुल हो गया। ये उरे तुसी मैप ते देख सकते हो, ये यूपी दे कन्नौज की मैप है। ठीक है जी, पूरी कहानी दोबारा सुन लो। उषाबुत्ती का सब तो फेमस राजा सी प्रभाकर वर्धन पहला। प्रभाकर वर्धन तो बाद राज्यवर्धन राजा बनया। राज्यवर्धन की भैन राजश्री ने ग्रहवर्मन के नाल ब्याह करा लिया, मोकरी का राजा सी। 2 राजे सी, देवगुप्ता मालवे के कन्नौज का राजा सी ते दूसरा शशांका बंगाल का राजा सी। दोनों ने मिलकर ग्रहवर्मन नूं मारता। राज्यवर्धन जिहड़ा है मालवे के राजा के खिलाफ लड़दा है, उहदी आर्मी नूं हरा दिंदा है। इस तो पहला कि राज्यवर्धन घर वापिस हुंदा, पिछों बंगाल के राजा शशांका ने एक साजिश के तहत उन्होंने मारता ते दोनों कट्ठे होकर कन्नौज च बह गई। राजश्री जंगलों च चली जाती है, आपदे आप अग लगाने वाली हुंदी है। राजा हर्षवर्धन जब राजा बनता है आके आपदी भैन नूं सब तो पहला बचाता है, तो सब तो पहला हमला करता शशांका के उत्ते ते उन्होंने कन्नौज तो खदेड़ दिंदा है। इस तरीके नाल कन्नौज उहदी नवीं राजधानी बनी। थानेश्वर तो आपदे ब्रदर तो मिली, ब्रदर नूं पिता तो मिली सी, कन्नौज उन्हें खुद जीती। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजा हर्षवर्धन का जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिटरी कैंपेन सी,
ਸੈਨਾਇਕ ਯੁੱਧ ਸੀ ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਲੁਕਾ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪੁਲਾਕੇਸਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਲਿੰਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਚਾਲੁਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪੁਲਾਕੇਸਨ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਰਮਦਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਰਮਦਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਪੁਲਾਕੇਸਨ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ जिन्हें राजा हर्षवर्धन ਨੂੰ हराता सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन को हराने वाले चालुक्य राजा का नाम बताओ। पुलाकेशिन सेकंड। ठीक है जी। इस लड़ाई की जानकारी सानू ह्यून सैंग दे द्वारा लिखे गए इतिहास तो भी मिलती है। उन्हें जो इंडिया बारे गल्लां लिखियां ह्यून सैंग ने वो तो भी मिलती है। इस तो इलावा चालुक्य वंश का जिहड़ा राजा सी पुलाकेशिन सेकंड, ठीक है जी, उन्हें एक शिलालेख लिखवाया सी, एक इंस्क्रिप्शन लिखवाई सी जितन तो बाद, ताकि इतिहास दे विच मैनूं याद रखा जाए। उस इंस्क्रिप्शन तो भी पता चलता है कि पुलाकेशिन सेकंड जित्या सी, क्योंकि जिहड़ा बंदा युद्ध जितूगा उही युद्ध के बारे लिखवाऊगा, हारिया होया राजा कदे भी युद्ध के बारे नहीं लिखवाऊगा। तो इस लड़ाई का जिक्र पुलाकेशिन सेकंड ने किया, इस तो पता चलता है कि पुलाकेशिन सेकंड जित्या सी। ठीक है जी। हर्ष का सपना सी कि मैं आपदा साम्राज्य जिहड़ा नर्मदा नदी दे विच साउथ दे विच नर्मदा रिवर तो पार ले जाऊंगा, पर वो फेल रहा। एक शिलालेख है, एक इंस्क्रिप्शन है जिहदी मैं ऊपर गल कीती है। इंस्क्रिप्शन का नाम है एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल इंस्क्रिप्शन कर्नाटका दे विच मिली है। एहोल इंस्क्रिप्शन कित्थे मिली है? कर्नाटका दे विच। ते यह इंस्क्रिप्शन पुलाकेशिन सेकंड ने लिखवाई है, जिहदे विच पता चलता है कि पुलाकेशिन सेकंड ने राजा हर्षवर्धन नूं हराता सी नर्मदा नदी के कंढे ते। क्लीयर है जी। इंपॉर्टेंट है, यह गल भी याद रखनी। नेक्स्ट, यह वो इंस्क्रिप्शन है संस्कृत दे विच लिखी हुई है, एहोल इंस्क्रिप्शन कर्नाटका। नेक्स्ट, इस तो इलावा ह्यून सांग का जिहड़ा अकाउंट है वह भी जानकारी दे रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं कि विक्ट्री हुई सी पुलाकेशिन दी किहदे उत्ते? हर्षा दे उत्ते। क्लियर है जी। राजा हर्षवर्धन हार गया पर मरिया नहीं। उस तो बाद राजा हर्षवर्धन ने कुछ होर जिहड़े इंडिपेंडेंट किंगडम सी उन्हां उत्ते हमला करना शुरू किया, जिवें कि सिंध दे उत्ते हमला करता। ते अजकल तक किसी नूं नहीं पता कि जिहड़ा उन्हें सिंध ते हमला किया सी ओह सक्सैसफुल होया सी कि नहीं होया सी। ये अज भी एक डाउट बनिया हुआ है। लेकिन ये गल क्लीयर है कि पुलाकेशिन सेकंड जो चालुक्य वंश का राजा सी, उन्हें नर्मदा नदी के कंढे ते राजा हर्षवर्धन नूं नर्मदा तो अगे जाण तो रोकता सी, हराता सी। इस तो इलावा राजा हर्षवर्धन ने कंट्रोल इस्टैबलिश किया, जिवें कि मैं दस्सिया कश्मीर दे उत्ते। क्लीयर। नेक्स्ट, इस तो इलावा राजा हर्षवर्धन ने बहुत वधिया निगे रिलेशन इस्टैबलिश किए भास्कर वर्मन दे नाल। भास्कर वर्मन जो है असम का राजा सी। स्टार्टिंग च दस्सिया सी पेरीफेरल स्टेट्स, जिहड़ी स्टेटां बिना लड़े थोड़ी गल मनणगियां, उन्हां दे विचों एक कश्मीर सी, असम सी, नेपाल सी। दैट आर द पेरीफेरल स्टेट्स। सिंध दे उत्ते हमला किया, पता नहीं कि जित्तिया कि नहीं, ये अज तक डाउटफुल है। भास्कर वर्मन जिहड़ा असम का राजा सी, उहदे राजा हर्षवर्धन दे नाल वधिया रिलेशन सी। नेक्स्ट, हर्षा का जिहड़ा लास्ट मिलिटरी कैंपेन सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंगा दे राजे के खिलाफ सी। कलिंगा उड़ीसा दे विच है ते मन्निया जाता है इट वॉज ए सक्सैस, जित गया सी। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट मिलिट्री कैंपेन राजा हर्षवर्धन? निम्नलिखित में से कौन सा आखिरी युद्ध था जो राजा हर्षवर्धन ने लड़ा और जीता कलिंगा उड़ीसा के अंदर? इसके साथ ही राजा हर्षवर्धन का पूरे उत्तर भारत में कब्जा हो गया, लेकिन वो नर्मदा नदी को कभी पार नहीं कर सका, साउथ में नहीं जा सका, क्योंकि पुलाकेशिन सेकंड बैठा है, वो पहले भी से हरा चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं
राजा हर्षवर्धन के धर्म के बारे में माना जाता है इन हिज अर्ली लाइफ स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ शुरुआती दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ही वॉज डिवोट ऑफ शिवा भगवान शिव जी का डिवोटी था भगवान शिव को मानता था लेकिन बाद में वो बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया लेटर ऑन कन्वर्टेड इन द बुद्धिज्म और उन्हें बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया ह्यूंग सांग ने किसने कन्वर्ट किया ह्यूंग सांग ने बुद्ध धर्म की दो शाखाएं होती है मैंने बताया था हिनायान और दूसरा महायान महायान शाखा वो थी जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करी जाती है अगर आपको बुद्ध धर्म वाली वीडियो याद है तो ये महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ था राजा हर्ष किसके कन्वर्ट किया था ह्यूंग सांग ने वही चाइनीस यात्री नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब जैसे ही वो बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ उसने बहुत सारी चीजों पे प्रोहिबिशन रोक लगा दी जैसे हमने अशोक की वीडियो में पढ़ा था है ना उसने किस किस चीजों पे रोक लगाई थी वैसे ही चीजों पे हर्षवर्धन ने रोक लगाई जो एनिमल फूड है यानी कि जानवर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਫੂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁਨਿਸ਼ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਕਿਲ ਐਨੀ ਲਿਵਿੰਗ ਬਿਗਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹਿਊਂਗ सांग ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਸੀ ਕਰੂਲ ਸੀ ਬਾਰਬੇਰੀਅਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ 1000 ਆਫ ਸਟੂਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੱਠ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਨੈਸਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਮੋਨੈਸਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਜਾਂ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਪਾਸ ਇਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਇਹ ਸਟੂਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਂਕਸ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਰੁਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਨੌਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ योर ਕਨੌਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਾਉਂਸਲ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨੌਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ 643 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ 5ਵਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ 4 ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕਨੌਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਨੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ 5ਵੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਂਗ सांग ਹੈ 8 ਸਾਲ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ 635 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 643 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 643 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨੌਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਹਿਊਂਗ सांग ਨੇ ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਨੌਜ to honor the Chinese pilgrim ह्यूंग सांग towards the close of his region ठीक है जी कि ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਸ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਂਗ सांग 8 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜੇ ਆਏ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਕਾਲਰਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਪਤਾ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 3000 ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਯਾਈ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਨਾਯਾਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਾਯਾਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਆਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨੌਜ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਕਿਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹਰਸ਼ਾ ਨੇ 643 ਏਡੀ ਚ ਬੁਲਾਈ ਇਹਨੂੰ 5ਵਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹਿਊਂਗ सांग ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਗਭਗ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 23 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ
नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस तो बाद राजा हर्षवर्धन ने इलाहाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪ੍ਰਯਾਗ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਊਮ सांग ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ दूसरे स्कॉलर्स ਦੇ ਨਾਲ। तो प्रयाग फेस्टिवल किसने शुरू किया? राजा हर्षवर्धन ने शुरू किया। कितने सालों बाद मनाया जाता था? आफ्टर एवरी 5 ईयर। नेक्स्ट अगला जी, अब हम बात करने जा रहे हैं हर्षा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि प्रबंधकीय ढांचा कंट्रोल। हर्षा का जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सी ज्यादातर जिवें गुप्ताज चलाया करते सी, गुप्ताज दे अकॉर्डिंग ही सी। जिवें मतलब गुप्ता दे काम करन दा तरीका सी, उवें ही ज्यादातर हर्षा दा सी। दैट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। क्लियर? जिहड़ा राजा सी वो बहुत ज्यादा पंचुअल होया करूगा आपदी ड्यूटी निभाउण दे विच। क्लियर? ते जिहड़ा राजा सी फ्रीकुएंटली बिन दस्से आपदे साम्राज्य दे विच इंस्पैक्शन करन आया करदा सी। इंस्पैक्शन करन दा मतलब की है? जिवें आपां कहने आ भी अचानक आके देखिए भी साडे साम्राज्य च की चल रहा है, कि सारे सरकारी बंदे सही काम कर रहे हैं। तो बेसिकली राजा हर्षवर्धन का जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सी, गुप्ता दे जिवें काम करन दी शैली सी उवें सी। राजा हर्षवर्धन बहुत ज्यादा पंचुअल सी आपदी ड्यूटीज निभाउण दे विच। अचनचेत अचानक इंस्पैक्शन ते जाया करता सी। ठीक है जी। राजा हर्षवर्धन के दरबार च टैक्स लैण दी प्रथा सी। टैक्स बहुत लाइट सीगे। ठीक है जी। नैक्सट ਜਿਹੜਾ टैक्स सी ज़्यादातर लैंड टैक्स लिता जाता सी। जे मान लो एक खेत दे विचों 60 कणक दी बोरी निकलियां ने, तो 60 का 1/6 कर दो, कितना रह गया? 10। तो 10 बोरियां टैक्स के तौर पर लितियां जाणगियां। तो क्वेश्चन आता है कि राजा हर्षवर्धन दे विच जिहड़ा जमीनी कर सी वो कितना सी? 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन, उत्पादन का 1/6 हिस्सा। हर्षवर्धन के दरबार से जिहड़ी पुनिशमेंट दित्तियां जांदियां सी, जिवें कि मैं दस्सिया क्रूल हुंदियां सी, सख्त निर्दयी। ठीक है जी। राजा हर्षवर्धन के दरबार च जिहड़ी जबरदस्ती लेबर करवाने वाला, गुलाम बनाने वाली प्रथा बहुत घट सी। टैक्स हैगे सी, सजावां सख्त सीगियां, राजा पंचुअल सी, गुप्ता दी रणनीतियां ते ही दरबार चलदे सी। ये सारी चीज़ां दी जानकारी ह्यूम सांग अपने बुक दे विच दे के गए। नैक्सट राजा हर्षवर्धन की जिहड़ी आर्मी सी बेसिकली 4 हिस्सों च वंडी हुई सी। पैदल चलण वाले सैनिक, होर्स घोड़े ते चलण वाले, चैरोट रथ ते चलण वाले, चौथा एलीफेंट ते बह के लड़न वाले। ठीक है जी। नंबर 1 फुट, होर्स, चैरोट ते एलीफेंट। इन्हां दी जिहड़ी आर्मी सी ना 4 च वंडी हुंदी सी। ते राजा हर्षवर्धन की जिहड़ी आर्मी सी मौर्य एंपायर की आर्मी तो वड्डी सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्यान, इन्हां दी आर्मी तो वड्डी हुंदी सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखियो। राजा हर्षवर्धन के दरबार च पब्लिक जिहड़े सरकारी रिकॉर्ड्स हुंदे सी भी कितों कितना टैक्स लै लिया, कितना रह गया, इनू मेनटेन किया जाता सी। ते जिहड़े सरकारी रिकॉर्ड हुंदे सी उन्हां नू नीलोफिती बोलदे सी। NILOPITU, नीलोफिती बोलिया जाता सी। याद रखना, रख लो नहीं तो ना सी। PCS च पूछे गए कि राजा हर्षवर्धन के दरबार च जिहड़े सरकारी रिकॉर्ड से उन्हों का नाम की सी? नीलोपिती। ते इन्हां नूं देखण वास्ते स्पैशल ऑफिसर बनाया होया सी कि भाई किहदा टैक्स रह गया, किहदा बच गया। नैक्सट सोसाइटी एंड इकॉनमी अंडर द हर्षा। राजा हर्षवर्धन के समय समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी? समाज जो था 4 डिवीजन में बटा हुआ था। ये वही 4 डिवीजन है जो ऋग्वेद के समय होती थी। नंबर 1 पे ब्राह्मण, नंबर 2 पे क्षत्रिय, नंबर 3 पे वैश्याज और नंबर 4 पे शूद्रास। 4 कास्टों में बटा हुआ था। ब्राह्मण्स वो थे जिनको समाज में उच्च स्तर प्राप्त था।
इनको जमीन दी जाती थी, फ्री के अंदर जमीन के अधिकार दिए जाते थे राजाओं के द्वारा। क्षत्रिय वो थे जो राज करते थे, जैसे राजा, राजे का परिवार। वैश्यज वो थे जो उस समय ट्रेड, व्यापार करते थे। वैश्य वो कास्ट थी जो व्यापारी थे उस समय। और शूद्र वो थे जो उस समय एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी नाल जुड़े हुए काम करते थे। ਤੁਸੀਂ बेसिकली याद रखना है कि राजा हर्षवर्धन का ਜਿਹੜਾ समाज ਸੀ 4 ਕਾਸਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। रीमैरिज ऑफ विडो, विधवा का ਜਿਹੜਾ पूर्ण विवाह कराने की प्रथा सी, ये अलाउड नहीं सी। दहेज प्रथा, सिस्टम ऑफ डोरी, यह एक कॉमन बन गया सी। दहेज दे विच बहुत सारा धन दौलत, सोना चांदी देना। सती प्रथा जिहड़ी सी वो भी राजा हर्षवर्धन के दरबार दे विच चलदी सी। यही समाज की प्रथा सी। विधवा पूर्ण विवाह कानून अलाउड नहीं सी। दहेज प्रथा कॉमन हो चुकी सी। सती प्रथा चलती सी। नैक्सट, ह्यूंग सांग आपदे किताब च लिखदा है कि राजा हर्षवर्धन के दरबार च जिहड़े लोग मरदे सी, उस डैड बॉडी नूं खत्म करन दे 3 तरीके सी। डिस्पोजल ऑफ डेड, मरे हुए शरीर को खत्म करने के 3 तरीके थे। सब तो पहला है क्रीमेशन, जिमें नॉर्मली आप करते हैं, लकड़ा दे विच रख के अग ला दो। दूसरा वाटर ब्यूरल, पानी च बहा दो डैड बॉडी नूं, मच्छियां खा जाएंगी। तीसरा एक्सपोजर टू द वुड, जंगल दे विच किसी सुनसान जगह ते रख के आ जाओ, उत्थे जानवर खा लूगा। ये 3 तरीके नाल डैड बॉडीज नूं खत्म किया जाता सी। नैक्सट है ट्रेड, यानी कि व्यापार एंड कमर्स। राजा हर्षवर्धन के समय जिहड़ी इकोनॉमी सी डिकलाइन कर गई सी बहुत ज़्यादा। जिवें गुप्तास के समय नूं तां असीं सुनहरा काल कहने ना इंडिया का, राजा हर्षवर्धन के समय इकोनॉमी डिगदी गई, खत्म होंदी गई। क्लियर है, याद रखियो। की कह रहे हैं? कह रहे जी डिकलाइन ड्यूरिंग द हर्षाज पीरियड, कि जिहड़ा व्यापार सी, अर्थव्यवस्था सी, गिर गई, डिकलाइन हो गई ड्यूरिंग हर्षाज पीरियड। ਇਹਦਾ एविडेंट सबूत मिलता सानू की तो कि ਜਿਹੜੇ व्यापार नाल जुड़े हुए सेंटर सी उन्हां दी संख्या घट गई सी। जे व्यापार ज़्यादा होगा तो व्यापारिक केंद्र भी ज़्यादा होणगे, जे व्यापार घट जूगा तो व्यापारिक केंद्र घट जाएंगे। क्लीयर है। सिक्के, जे व्यापार होगा तो सिक्के चलणगे, व्यापार होगा तो सोने चांदी के सिक्के चलणगे। सिक्के की संख्या में घट गई सी, मतलब व्यापार घट गया सी। याद रखियो। एक गल उरे होर याद कर लो, राजा हर्षवर्धन के नाल जुड़े हुए सिक्के 3 थां तो मिले ने। राजा हर्षवर्धन के नाल जुड़े हुए सिक्के 3 थां तो मिले ने। पहला राजा हर्षवर्धन के नाल जुड़े हुए सिक्के मिले ने शाहजहांपुर तो। याद रखियो, शाहजहांपुर तो, जिहड़ा कि यूपी च है। दूसरा राजा हर्षवर्धन के नाल जुड़े हुए सिक्के मिले ने बिठोरा तो। बिठोरा यह यूपी के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, फैजाबाद यूपी दे विच। उरों भी राजा हर्षवर्धन के नाल जुड़े हुए सिक्के मिले ने। नैक्सट है जी सोनीपत, हरियाणा। उरे भी राजा हर्षवर्धन के नाल जुड़े हुए सिक्के मिले ने। 3 थावां तो राजा हर्षवर्धन के नाल जुड़े हुए सिक्के मिले ने, पर इन्हां सिक्किਆਂ की संख्या बहुत घट है। क्लीयर है जी। नैक्सट, इस तो पता चलता है कि जब व्यापार घट गया, एग्रीकल्चर घट गया, लोग जिहड़े सी सिर्फ आपदे जोगा ही अनाज उगाते सी। सैल्फ सफिशेंट विलेज इकोनॉमी। सैल्फ सफिशेंट मतलब साडे घर च 5 बंदे ने, 6 बंदे जोगा अनाज उगा लो, ना बेचना ना खरीदना। ये तो पता चलता है देयर वाज ए शार्प इकोनॉमी डिक्लाइन एज कंपेयर टू द इकोनॉमी ऑफ गुप्ता पीरियड, कि जे गुप्ता के समय के नाल अर्थव्यवस्था नूं कंपेयर किया जाए तो इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई सी। नैक्सट, कल्चरल प्रोग्रेस, सांस्कृतिक प्रोग्रेस। की बिल्डिंगां बनवाइयां, की मूर्तियां बनवाइयां। कहंदे जी आर्ट एंड आर्कीटैक्चर ऑफ हर्षाज पीरियड वेरी फ्यू, मोस्टली फॉलोड बाय द गुप्ता स्टाइल। राजा हर्षवर्धन के दरबार दे विच जिहड़ी नवीं संस्कृति, कलाकृति, आर्कीटैक्चर, बिल्डिंगां बनियां बहुत घट ने। तो बिल्डिंगां दे विच कुछ नवा नहीं, ज़्यादातर जिवें गुप्तास बनवाया करते सी, गुप्ता दे स्टाइल्स दी उवें ही सी। ठीक है। ज़्यादातर जिहड़ी मोनेस्ट्रीज बनवाई गई विद मैनी स्टोरीज बिल्ट बाय हर्षा एट नालंदा।
मोनेस्ट्री दस्सिया सी धर्मशाला कि ज़्यादातर उन्हें धर्मशाला बनवाइयां। ये धर्मशाला नालंदा दे विच बनवाइयां। नालंदा सब तो फेमस यूनीवर्सिटी दे विचों एक है बिहार च, जिथे बुद्ध धर्म नूं मनण वाले जिहड़े ने रुकदे सी। इस तो इलावा उसने एक कॉपर तांबे का स्टैचू बनवाया भगवान बुद्ध का, जिहड़ा कि 8 फुट उच्चा है। ये भी याद रखियो, ठीक है जी। ये भी एक मंदिर बनवाया सी, याद रखना है तो रख लो। ब्रिक टैंपल, ब्रिक मतलब हुंदा है इट्टा दा बनया हुआ एक मंदिर बनवाया सी जिहदा नाम सीगा लक्ष्मणा। लक्ष्मणा ये कित्थे बनवाया सी? सिरपुर दे विच, ठीक है जी। एक वधिया आर्कीटैक्चर का नमूना है, मतलब लिमिटेड सीगा राजा हर्षवर्धन दे समय बिल्डिंग्स आर्कीटैक्चर। नेक्स्ट हुण नालंदा यूनीवर्सिटी बारे, ये आखिरी है। कहंदा जी चाइनीस जिहड़े ट्रैवलर होए ने, यात्री होए ने, उन्होंने भारत दे विच 2 फेमस यूनीवर्सिटियां का जिक्र किया है। एक यूनीवर्सिटी है जिहड़ी हिनायान बुद्ध धर्म नूं प्रमोट कर रही है, वो यूनीवर्सिटी वल्लभी गुजरात दे विच सी। एक यूनीवर्सिटी सी जिहड़ी महायान बुद्ध धर्म नूं प्रमोट कर रही है, वो किहड़ी सी? नालंदा। तो नालंदा ते वल्लभी दोनों यूनीवर्सिटियां बुद्ध धर्म नाल जुड़ियां सी। एक बुद्ध धर्म के हिनायान हिस्से नूं मनदी सी, दूसरी महायान, ठीक है जी। नालंदा जिहड़ा शब्द है इहदा मतलब हुंदा है गिवर ऑफ नॉलेज, दूसरिਆਂ ਨੂੰ नॉलेज देने वाला। इस यूनीवर्सिटी के जिहड़े फाउंडर सी उन्हां दा नाम सी कुमार गुप्ता प्रथम। ते इस यूनीवर्सिटी नूं चलांदे सी कौन? पंडित। पंडित मतलब विद्वान, ये भी याद रखियो। तो नालंदा यूनीवर्सिटी किने बनवाई? कुमार गुप्ता ने। नेक्स्ट अगला जी, नालंदा यूनीवर्सिटी दे विच पढ़ाई की जिहड़ी भाषा सी वो किहड़ी सी? संस्कृत सी। एक होर चाइनीस यात्री आया सी राजा हर्षवर्धन के दरबार च, आईसांग, टी साइलेंट आईसांग। उन्हें दसिया कि 3000 तो ज़्यादा नालंदा यूनीवर्सिटी दे विच स्टूडेंट एक टाइम ते बैठ के पढ़ सकते सी, एडी वड्डी सी। उत्थे एक बहुत वड्डी प्रयोगशाला सी, ऑब्जर्वेटरी मतलब हुंदा विज्ञान की प्रयोगशाला, एक बहुत वड्डी लाइब्रेरी सी। ते उन्हें दस्सिया कि यह एक इंस्टीट्यूट सी जिथे उस समय दे विच दुनिया की सब तो एडवांस स्टडी कराई जाती सी, एडवांस लर्निंग एंड रिसर्च। ये सारी जानकारी एक नवे चाइनीस यात्री आईसांग ने दी है। यह भी राजा हर्षवर्धन के दरबार च होया है। दिस इज ऑल अबाउट राजा हर्षवर्धन। थैंक यू सो मच।